हेलो 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 हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन। एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बाबू? कमेंट कर दो। एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? कमेंट कर दो। ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डाइपोल मोमेंट वगैरह कर रहे थे ना? कौन कौन से क्वेश्चंस कराए थे, एक बार दिखाओ थोड़ा। तुम्हारा एक ही कॉपी है सब चीज़ का? बहुत मारेंगे। पूरा लिखे भी नहीं हो। हाँ, वही पोलर नॉन पोलर वाला ही कर रहे होंगे। कहाँ तुम ऑर्थो मेटा पैरा वाला क्वेश्चन लिखे हो? यही करिए आप लोग। चलो ध्यान से देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखो। कंपेयर कंपेयर dipole moment of CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। है ना? इन जनरल हम लोग इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं बोलो? हैलाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हैलोजेंस हैं। है ना? और टाइम बिंग के लिए आप 10th पढ़ कर आए हैं, तो CH3 को याद करो, आप मिथाइल बोलते हैं। है ना? जो बच्चे नहीं भी जानते हैं, बस इतना जान लीजिए कि CH3 का नाम मिथाइल है। है ना? तो इन जनरल ये पूरे कैटेगरी को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। बस इतना टाइम बिंग के लिए याद रखो, ठीक है? तो CH3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, और क्योंकि एक हैलोजन प्रेजेंट है, तो इन जनरल क्या पूछा गया? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, नाम पता होना चाहिए बाबू। ठीक है, चलो देखो। तो अगर आप इसमें से किसी एक का भी स्ट्रक्चर बनाओगे, तो सेंट्रल एटम कौन बनेगा? बोलो। कार्बन। उससे क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड रहेंगी? हाइड्रोजन, 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 और एक क्या? फ्लोरीन। है ना? आप ऐसा एक और बना लो, फॉर एग्जांपल एच, 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 क्लोरीन। है कि नहीं? उसी तरीके से एक CH3Br बनेगा। द ओनली डिफरेंस विल बी कि यहाँ CCl के जगह CBr हो जाएगा, और वहाँ CI हो जाएगा। यही ना है? तो अब बच्चों को ये क्वेश्चन जब पेपर में आता है, तो बच्चे कॉन्सेप्ट लगाते हैं कौन सा? वही वेक्टर वाला। अरे बोलो। तो अच्छा, एक बात बताओ, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और वो आगे का CH3, वो तो CH3 चारों में सेम ही है। हम हमेशा बताए थे कि जब भी कंपैरिजन का क्वेश्चन होता है, तो आप जहाँ डिफरेंस है वहाँ पर देखेंगे।
CH3 इसमें भी है, CH3 इसमें भी है, CH3 इसमें भी है और CH3 इसमें भी है। तो ये कार्बन और 3 हाइड्रोजन वाले बॉन्ड तो सब में सेम ही है। द डिफरेंस कहाँ लाई कर रहा है इसमें? तो बताओ यहाँ पर डिफरेंस किस चीज़ का आता है, बताओ। यहाँ कार्बन और फ्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो इस तरफ जाएगा, नहीं, यहाँ पे भी इस तरफ जाएगा। अरे बोलो यार, प्लस प्लस, इस तरीके का बात कर सकते हो आप। तो यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है या कार्बन और क्लोरीन में? हाँ, तो कार्बन और फ्लोरीन में डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, एज कंपेयर टू CCl या CBr या फिर CI। अरे बोलो ना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कार्बन फ्लोरीन में होगा, उसके बाद कार्बन क्लोरीन में होगा, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन में होगा, उसके बाद कार्बन आयोडीन में होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऊपर से नीचे आते वक्त, बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है। तो हर में कार्बन तो फिक्स है, ठीक है। तो इसका आंसर जो बच्चे देते हैं वो देते हैं कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा CH3F का, फिर देते हैं CH3Cl का, और फिर देते हैं CH3Br का, और लास्ट में देते हैं CH3I का। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर है जो बच्चे इस क्वेश्चन का देते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर। अरे बोलो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला सही हो, ठीक है। हम बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में क्या गड़बड़ करके आएंगे अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता है तो। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली में हम लोग तो यही देखते थे कि भाई जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ज़्यादा होगी वहाँ प्लस माइनस ज़्यादा आएगा, वहाँ डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे उसके हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन और फ्लोरीन के बीच में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर बाबू डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली जो करेक्ट रिजल्ट निकला है ना, इस जगह पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ये इधर आ जाता है और ये इधर चला जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट CH3Cl का होता है, फिर CH3F का होता है, फिर CH3Br का होता है, और सबसे लास्ट में CH3I का होता है। तो नॉर्मली इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपैरिजन बस इन दोनों में थोड़ा सा चेंज हो गया। CH3Cl ज़्यादा हो गया CH3F से। अरे बोलो, पहले तो बाबू आप हमेशा ये चीज़ ऐसे ही याद रखना, रिवाइज करते रहोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि अल्काइल हैलाइड्स में किस तरीके से डाइपोल मोमेंट वेरी करता है, ठीक है। अब बात आया कि आखिर यहाँ पर ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों हुआ, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना बाबू। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट म्यू जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, Q इंटू डी का, ठीक है। जहाँ Q को आप चार्ज बोल सकते हैं और D को आप बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बोलो? बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट सिर्फ चार्ज का फंक्शन नहीं होता, बॉन्ड लेंथ का भी फंक्शन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे कंपैरिजन करो CH3F में, मतलब यहाँ पे हमको कंपैरिजन करना है CF बॉन्ड में और CCl बॉन्ड में, यही है ना? बोलो ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो, कार्बन तो दोनों में सेम है। अगर तुम फ्लोरीन देखोगे तो फ्लोरीन सबसे छोटा एलिमेंट होता है सेकेंड पीरियड का, और क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होगा। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा हम इसको स्केल वाइज थोड़ा बड़ा कर दें ताकि ऐसा है। बोलो सही है। ये जो ब्लू वाला है बाबू ये कार्बन है, और ये येलो वाला जो है वो फ्लोरीन है। ये ब्लू वाला कार्बन है और इस बार येलो वाला क्लोरीन है।
फ्लोरीन जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट होता है सेकेंड पीरियड का, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, और जेड इफेक्टिव के इंक्रीज करने से एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। संडे को टेस्ट है आपका पीरियोडिक टेबल का। बोलो क्लियर है ये चीज़? तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो चार्ज के रेस्पेक्ट में बात करें तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, इसको हम थोड़ा डैश डैश बोल देते हैं। तो चार्ज के हिसाब से तो फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब ये जो डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा ये ज़्यादा होगा डेल्टा डैश नेगेटिव और डेल्टा डैश पॉजिटिव से। बोलो ये बात कितने लोग को चमका? तो चार्ज वाइज तो फ्लोरीन जीत जाएगा। फ्लोरीन के ऊपर जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ये जो क्यू है चार्ज, उतना क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन तो पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और बस आप इतना ही सोचकर अपना आंसर दे रहे थे, जबकि आप ये बात भूल गए थे कि डाइपोल मोमेंट सिर्फ चार्ज पे नहीं बल्कि इनके बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, बताओ बॉन्ड लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, बिल्कुल सही। ये जो डिस्टेंस आएगा यहाँ पे इसी को आप क्या बोलोगे? बॉन्ड लेंथ। और ये जो डिस्टेंस यहाँ पर आएगा इसको आप क्या बोलोगे? बॉन्ड लेंथ। अरे बोलो। माना कि क्लोरीन पे थोड़ा सा चार्ज कम होगा, लेकिन क्लोरीन के साइज बड़े होने के कारण इसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? बड़ा। तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। माना कि क्यू थोड़ा सा कम भी है, लेकिन डी इतना ज़्यादा है कि वो ओवरऑल म्यू को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। नहीं समझे? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लेते हैं कि इसके लिए Q की वैल्यू 3 है और इसके लिए Q की वैल्यू 2 है, तो Q में तो ये हार गया, लेकिन इसका बॉन्ड लेंथ 1 निकल गया, तो टोटल डाइपोल मोमेंट 3 × 1 आएगा। और इसका डाइपोल मोमेंट मान लो इसका इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है, तो इसका बॉन्ड लेंथ निकल गया 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ओवरऑल चार्ज में तो ये जीत गया, लेकिन बॉन्ड लेंथ और ये चार्ज दोनों के क्यूमुलेटिव इफेक्ट में ये जीत गया। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसीलिए ये एबनॉर्मल बिहेवियर आ रहा है। यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर इसीलिए है, एबनॉर्मल बिहेवियर इसीलिए है क्योंकि CCl का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू CF के बॉन्ड लेंथ से। और डाइपोल मोमेंट सिर्फ चार्ज पे नहीं बल्कि बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है। अरे बोलो ना। चार्ज के मामले में तुम सिर्फ चार्ज के रेस्पेक्ट में आंसर दे रहे थे, जबकि डाइपोल मोमेंट सिर्फ चार्ज पे नहीं बल्कि दो न्यूक्लियसेस के सेंटर, उन दोनों बॉन्ड्स के बीच में भी जो बॉन्ड लेंथ होता है उस पर भी डिपेंड करता है। कितने लोग को जल्दी से चमक गया ये पूरा सवाल? बता दो। पक्का? तो इस यहाँ पे जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसका रीज़न समझ गए आप? ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर, इसीलिए ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, क्योंकि इसमें नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो लग ही रहा है चार्ज वाला, लेकिन साथ साथ में ये क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, और ये एग्जाम में बहुत एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है ये वाला। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कमेंट कर लो अगर कोई डाउट है तो। हम्म। हाँ वो बड़े हो जाएंगे बाबू, इनका बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो घटता चला जाएगा। तो ब्रोम यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि ओवरऑल फिर वही इफेक्ट रहता है ना। सिर्फ ब्रोमी फ्लोरीन और क्लोरीन में ये वाला चीज़ देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बॉन्ड लेंथ में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो ओवरऑल दो चीज़ों का जो प्रोडक्ट है वो इसके लिए ज़्यादा आता है, इसके लिए कम आता है। जल्दी चमका दो बल्ब अगर क्लियर है तो। अरे बोलो ना। नहीं बोलोगे क्या? बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। जल्दी कमेंट करो। है कि भाग गया सब? हाँ है। आजकल का समय ऐसा हो गया है ना कि मास्टर पढ़ाने के लिए रेडी है, लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए रेडी नहीं है। हम लोग को सही बताते देखो, आज जब चीज़ों की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ना तो ऐसा ही होता है। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हम तुमको सच बता रहे हैं, हम लोग को कोई पढ़ाने वाला नहीं था। आज आरा शहर में कोई जेई नहीं पढ़ाता, तो आज से 15-16 साल पहले जब हम लोग 11th 12th में थे तो कोई पढ़ाता होगा?
जस्ट इमेजिन, कोई नहीं था पढ़ाने वाला, है ना। जितना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, या हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, अगर ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की अगर आज के डेट में देखा जाए, तो जब से ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है तब से आपके पास बहुत सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, है कि नहीं। आपका कोई चीज़ छूट जाता है या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, तो ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज ऐसे फ्रीली अवेलेबल हैं कि आप उनसे चीज़ों को अपना क्लियर कर सकते हैं। मान रहे हो ना एक बात। लेकिन हम लोग के समय में क्या था, एक तो टीचर जो है पढ़ाने वाला, ठीक है वो टीचर, मतलब रेस्पेक्ट सब टीचर के लिए, हम ऐसा किसी अपने समय के भी किसी टीचर को नहीं बोल रहे कि वो हम लोग का उस लेवल तक नहीं पढ़ाए, ठीक है, जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस थे वैसे रह गए, ठीक है। हम लोग क्या था, कभी भी एक क्लास छोड़ने से हिचकिचाते थे कि यार अगर नहीं जाएंगे, सर कुछ पढ़ा देंगे तो अपने से कैसे समझ में आएगा, आखिर हम लोग भी तो स्टूडेंट ही रहे हैं, है ना। आज हम तुमको बोलते कि जाओ डाइपोल मोमेंट खुद से कर लेना, तो तुम लोग अच्छे से कर पाओगे? नहीं। तो हम लोग को भी यही लगता था कि अगर क्लास छोड़ देंगे, टीचर नहीं बताएगा तो कैसे करेंगे, तो एक सेंस ऑफ सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, कि क्लास रेगुलर जाना है, चीज़ों को रेगुलरली सीखना है, कोई डाउट आएगा तो सर से पूछना है। हम लोग सर का माथा नोच लेते थे, कोई क्वेश्चन नहीं बनता था तो नहीं सर बताइए, बिना बताए नहीं जाएंगे, कभी कभी सर हम लोग से परेशान हो जाते थे, ठीक है। इसीलिए तो आज के डेट में क्या है, चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल है ना, कि बच्चे एफर्ट मारना भूल गए, मेहनत करने वाला जो एस्पेक्ट है ना वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम लोग एक एक चीज़ को सीखने के लिए, यकीन मानो जैसे फिजिक्स है ना, मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि हम लोग एक एक चीज़ को समझने के लिए, करने के लिए चार चार पाँच पाँच बुक्स पढ़ते थे, है ना। हम लोग के समय एक रेसनिक हॉलीडे बुक हुआ करता था, उसको सब कोई पढ़ता था, कि कोई आपको कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत है तो आप उस बुक को पढ़िए, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे। एच सी वर्मा सर की बुक थी, है ना, और भी दो तीन अच्छे अच्छे ऑथर्स के बुक थी। तो इससे नहीं समझ में आ रहा है तो उससे बना रहे हैं, क्वेश्चन बन ही नहीं रहे किसी चैप्टर के, तो क्या कर रहे हैं, पहले अलग अलग बुक के सॉल्व एग्जाम्पल बना रहे हैं, ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस कैसे बनाना है। गलती कर करके सीख सीख के बना रहे हैं ना। इंटरनेट का ज़माना भी नहीं था कि कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो फट से गूगल पे सर्च किए तो सॉल्यूशन मिल गया, समझ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें थी बाबू, इसीलिए हम लोग मेहनत करते थे चीज़ों को सीखने के लिए, हमेशा वो करते थे कि नहीं चलो सीखना है, इसको करना है। आज के डेट में छोड़िए ना, नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है, मेरे पास तो गूगल है। तो आप गूगल से आपको सॉल्यूशन तो मिल जाता है, लेकिन वो जो एफर्ट आप मार सकते थे उस चीज़ को सीखने के लिए, जो आपको उसको बहुत अच्छा सिखा सकता था, वो लैगिंग है। इसीलिए आप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, है ना। फटाफट हाँ हाँ, बन जाएगा, दिख गया, बन गया, वो इसलिए वो आपकी भूलने की टेंडेंसी जल्दी है, क्योंकि आपने उसको सीखने में मेहनत नहीं किया है। एक सेम क्वेश्चन है बाबू इसका, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, ठीक है। इसमें आपको डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है, दोनों सेम ही टाइप के लगते हैं। इसमें डिफरेंस किस चीज़ का था, इसमें डिफरेंस था कि इसमें सब CH3 था और हैलोजन्स अलग अलग थे। इसमें वो हैलोजन सब में क्लोरीन ही है, बस कार्बन तो चार बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन एक क्लोरीन, यहाँ दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, यहाँ एक हाइड्रोजन तीन क्लोरीन और वहाँ चारों क्लोरीन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसमें भी डाइपोल मोमेंट को क्या करना है, डाइपोल मोमेंट को कंपेयर कराना है। ट्राई दिस, बताओ आंसर क्या आएगा। ये तो इजी है, इसमें कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सोचो क्या आप दे सकते हो आंसर। फिर बिल्कुल सही। देखो वेरी गुड, यहाँ पे अगर तुम CCl4 को ही देख लो, तो CCl4 में तो बाबू ये चारों बॉन्ड्स आइडेंटिकल हो गए, अरे बोलो। तो इसका म्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। हम बताए हैं ना, जब सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो सारे वेक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, है ना। तो इसका तो म्यू ज़ीरो है ना। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो है वो CH3Cl आता है, उसके बाद CH2Cl2 आता है, उसके बाद CHCl3 आता है, और उसके बाद CCl4 आता है ना। इसका तो म्यू ज़ीरो ही हो जाता है। इन तीनों के म्यू जो हैं वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होंगे, लेकिन इधर से इधर जाने पे म्यू क्या होगा, डिक्रीज ही करता जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बॉन्ड्स अगर कार्बन क्लोरीन के होंगे ना तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते चले जाएंगे। ठीक है। अरे बोलो। और वैसे भी देखो हम बताते हैं, अगर आप यहाँ पे कोई एक दूसरा बना लो, जैसे आप CH3Cl बना लो, तो यहाँ पर एरो का जो साइन है वो इस तरफ होगा, लेकिन बाकी हर जगह किस तरफ होगा, कार्बन की तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है। तो इसीलिए जितने नंबर ऑफ CCl बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे उतने वो, देखो दोनों एरो अपोजिट नेचर के हैं ना, तो कहीं ना कहीं अगर इस एरो और इस एरो को ऐड करोगे तो वो इफेक्टिवली मैग्नीट्यूड को कम ही करता जाएगा। वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अपोजिट डायरेक्शन में या उनका डायरेक्शन सेम नहीं है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को या मैग्नीट्यूड को क्या करते जाएंगे, कम ही करते जाएंगे। तो जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कम होगा। इसको ट्रिक के तौर पर अगर तुमको याद रखना हो ना, तो याद रखना कि CCl4 का म्यू जीरो होता है। तो राइट हैंड साइड वाला अगर जीरो कब होता है, कोई बॉडी रेस्ट पे कब आता है, जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करते जाती है। अरे ये बॉडी रिटार्ड कर रहा है। पहले इसकी वेलोसिटी 50 थी, फिर 40 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर रुक गया। इसका मतलब इधर से इधर जाने पे डाइपोल मोमेंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अरे ट्रिक के तौर पे याद करें, बाकी कॉन्सेप्ट सिंपल है, कोई दिक्कत। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो सच में बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेम टाइप से, कोई दिक्कत। कंपेयर डाइपोल मोमेंट कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ all isomers of C2H2Cl2, C2H2Cl2, है ना। आइसोमर्स का मतलब होता है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आप कितने अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। टाइमिंग के लिए तो आप इतना ही जानिए, है ना, कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आप कितने अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। हम तुमको 2 मिनट समय दे रहे हैं ताकि तुम सोचो कि तुम इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितने स्ट्रक्चर्स अलग अलग टाइप के बना सकते हो। हिंट के तौर पर हम आपको बता देते हैं 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। वो 3 स्ट्रक्चर तुम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैसे बनाओगे, थोड़ा ट्राई करो बनाने का पहले, फिर हम डाइपोल मोमेंट तुमको बताएंगे। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। चलो करो 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 करो। 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे। ऐसा कोई कंपाउंड जिसके एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सके, तो उनको बोलते हैं आइसोमर्स। समझ गए। जैसे कंपाउंड का फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन इसी फॉर्मूला के आप 2-3 स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो आप बोलते हैं कि मैंने आइसोमर्स बनाए हैं। ट्राई तो करो। बस तुम इतना सोचो कि हमको ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमको क्या करना है बताओ, इसके स्ट्रक्चर बनाना है। कितने तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। अरे सोचो तो, थोड़ा सोचो।
ये कंपाउंड है C2H2Cl2। ठीक है, तो इसके ये तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो यहाँ पे भी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पे भी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन यहाँ दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्लोरीन जो है वो अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ दोनों क्लोरीन सेम साइड ही है, दोनों ऊपर ही है। यहाँ पे भी दोनों क्लोरीन अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड हैं, लेकिन अपोजिटली कनेक्टेड हैं। तो इस वाले आइसोमर का नाम होता है ट्रांस, और इस वाले आइसोमर का नाम होता है सिस। ठीक है, तो इस गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला के ये तीन आइसोमर बन रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाए हैं, अगर आपको नहीं भी बनाने आ रहा है तो आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समय आने पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। कोई दिक्कत है? चलिए आप डाइपोल मोमेंट कंपेयर करिए थोड़ा। बिल्कुल सही। यहाँ कार्बन और क्लोरीन में ये वेक्टर ऐसा जाएगा, ये वेक्टर ऐसा जाएगा, ये ऐसा आएगा, और ये ऐसा आएगा। बोलो, ये वाला वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो याद रखना, ट्रांस का म्यू जीरो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हो जाए, लेकिन ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो हो सकता है। इस केस में जो ट्रांस वाला है उसका डाइपोल मोमेंट क्या है? ज़ीरो। तो ये कंपाउंड कैसा होगा? नॉन पोलर। अरे बोलो ना, इसमें बताओ ज़ीरो होगा क्या? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। बोलो। तो कहने का मतलब है कि जैसे ये Cl है, इस Cl को ये Cl कैंसिल तो नहीं करेगा, क्योंकि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन नहीं है। तो इसका भी जो म्यू आएगा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको देखोगे तो क्या होगा? ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, है कि नहीं? तो ये वाला कार्बन क्लोरीन और ये वाला कार्बन क्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो इसका भी जो डाइपोल मोमेंट है वो बाबू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। चमका कि नहीं चमका? हाँ, हाँ, जैसे ये देखो ना, ये भी कार्बन क्लोरीन है, ये भी कार्बन क्लोरीन है, तो बॉन्ड सेम एटम के बीच में बना है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। और इसका डायरेक्शन देखो इधर, इसका डायरेक्शन इधर, देखो दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल नहीं कर देंगे। तो ट्रांस वाले का जीरो होगा, सिस वाले का, और नॉर्मल इस वाले का। इसको पता है क्या बोलते हैं? जब भी एक ही कार्बन पर दो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं तो इसको बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं? जेमिनल। और यहाँ अलग अलग कार्बन पे कनेक्टेड है तो इन दोनों को आप बोल सकते हो विसिनल। ये विसिनल डाइहैलाइड है, और ये जेमिनल डाइहैलाइड है। ये सारे नाम बाबू देखो, आप हमेशा क्लास जब आओ तो हमेशा ये माइंड प्रिपेयर करके आओ कि हम 10 नई चीज़ें सीखेंगे। आज के बाद कभी भी आप एक ही कार्बन पर दो सेम चीज़ें कनेक्ट करोगे तो आप उस कैटेगरी को जेमिनल बोल सकते हो, और जब कभी आप अगल बगल के कार्बन पर दो चीज़ें कनेक्ट करोगे तो आप उसको विसिनल बोल सकते हो। है ना? कितने हैलोजन जोड़ रहे हो? दो हैलोजन। तो ये डाई, इसीलिए डाई हैलाइड। अरे डाई हैलाइड मतलब दो हैलोजन जोड़ रहे हैं, एक ही कार्बन पे जोड़ रहे हैं तो जेमिनल डाई हैलाइड, और अगल बगल के पड़ोसी कार्बन पे जोड़ रहे हैं तो विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, अच्छा हाँ बताए भी थे। अच्छा, सिस ट्रांस क्लियर हुआ? जब कभी भी सेम ग्रुप सेम साइड रहेगा तो आप उसको सिस बोलोगे, और सेम ग्रुप ऐसे अपोजिट साइड रहेगा तो उसको ट्रांस बोलोगे। अरे बोलो ना। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में भी अगर आपको डाइपोल मोमेंट देखने आए तो आप वही कॉन्सेप्ट से डाइपोल मोमेंट देख सकते हैं। यहाँ तक कितने लोगों को चमका? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। बाबू देखो, इसमें ना एक वैरायटी और बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन उस वैरायटी को हम अभी तुमको कराएंगे नहीं, क्योंकि अभी तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस दिन हम लोग पढ़ लेंगे, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग को आ जाएंगे, उस दिन हम आपको डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन वहाँ पर कराएंगे। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, जैसे देखो हम तुमको एक एग्जांपल बता देते हैं, बहुत बच्चे अगर देखें तो शायद जो 12th वाले हों वो इसको समझ पाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड कर दिया OH, फेनॉल। ठीक है, तुमको इसमें डाइपोल मोमेंट देखना है।
क्या देखना है बोलो? डाइपोल मोमेंट देखना है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पर क्या है बताओ, कार्बन, और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो इस तरीके से बनेगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, अगर आप इस बॉन्ड के अक्रॉस देखोगे तो। इसका मतलब यहाँ पर उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण कोई किसी से इलेक्ट्रॉन खींच ले तो उसका एक नाम होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको लगेगा कि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन अपने तरफ खींचेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस इफेक्ट से कार्बन के इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचा? इंडक्टिव इफेक्ट से। पक्का? लेकिन और भी डोमिनेंट इफेक्ट होते हैं, जैसे एक इफेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट, या इसी को आप रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी तुम टेंशन मत लो, बस हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि किस वैरायटी का क्वेश्चन अभी हम तुमको नहीं करा रहे, है ना, ये अभी हम लोग सीख नहीं रहे। ठीक है, अगर आप इस मॉलिक्यूल में ध्यान से देखो तो मेसोमेरिक इफेक्ट से ऑक्सीजन के पास यहाँ दो दो लोन पेयर होंगे। अरे बोलो ना। तो मेसोमेरिक इफेक्ट से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के रिंग में या इधर ट्रांसफर करेगा, तो उस केस में यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आएगा। तो एक इफेक्ट बोलता है कि कार्बन ऑक्सीजन खींच लेगा, और एक बार बोलता है कि ऑक्सीजन दे देगा। समझ में आ रहा है? तो अब बात तो अब कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, वो तो तब डिसाइड करेगा कि ये इफेक्ट स्ट्रांग है या ये इफेक्ट स्ट्रांग है। अभी तक तुम जितने डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस कर रहे थे, सब में ये वाला इफेक्ट लगा रहे थे कि भाई कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो खींच लेगा, कार्बन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो खींच लेगा। बोलो समझ रहे हो? फॉलो कर पा रहे हो? है ना? लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो आपके इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका मतलब इस ओवरऑल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन से इस बेंजीन के रिंग के तरफ आएगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा, कैसे आएगा, क्या क्या होगा, अभी हम कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब हम लोग उस वहाँ पर पहुँचेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब जीओसी वगैरह पढ़ेंगे, तब हम लोग वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो हम इस वैरायटी के क्वेश्चंस को अभी स्किप कर रहे हैं। बस हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिए ताकि, बोलो है कि नहीं, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि सर ये वाला टॉपिक छोड़ दिए। इसीलिए अभी हम लोग इसको करेंगे बाद में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग जीओसी पढ़ लेंगे, जीओसी पढ़ने के बाद हम लोग इस तरीके के, अरे ये भी बहुत आसान है, एक बार जीओसी पढ़ लोगे ना, पेन नहीं उठाना पड़ेगा, तुम ऐसे ही बता दोगे, गारंटी। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा डाइपोल मोमेंट कंप्लीट हो गया। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे टेस्ट में, असाइनमेंट में, क्लास में जब डीपीपी चलेगा तब, ये सारी चीज़ें। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? चलो, ये क्लियर हो गया ना सारा? तो आज का हमारा फिर अगला टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू ये। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाम ही इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन जो है क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। थोड़ा बहुत ध्यान से देखना। हाइड्रोजन जो है वो इन जनरली तीन लोगों का फैन है।
हाइड्रोजन को बहुत पसंद आते हैं ये तीन लोग, ठीक है। और जानना चाहोगे ये तीन लोग कौन हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना। हाइड्रोजन कौन का फैन है? किसका फैन है? कौन का फैन है? हाइड्रोजन को ये तीन एलिमेंट्स बॉन्ड बनाने के लिए बहुत पसंद आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर इनमें भी कंपैरिजन हो जाए तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, क्योंकि इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। कोई दिक्कत? अब एक्चुअली है क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम तुमको बताते हैं। जब कभी भी हाइड्रोजन इन फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और क्लोरीन से, हम यहाँ पे क्लोरीन नहीं लिखे हैं लेकिन यहाँ क्लोरीन लिखे हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल ऐसे हैं जहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। नहीं तो बाकी के 99.9999% मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ इन तीन के साथ होगा, ठीक है। हम वो भी बताएंगे वो कौन से दो मॉलिक्यूल हैं जहां क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। नहीं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम क्या, उसके अलावा हमेशा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। बोलो बाबू, बात क्लियर है ना। इसलिए डेफिनेशन में हम क्लोरीन लिख दें, लेकिन बगल में लिख देते हैं ओनली टू मॉलिक्यूल। सब कुछ डिस्कस होगा, बस टाइम बिंग के लिए भी कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करो, ठीक है। क्लोरीन के सिर्फ दो मॉलिक्यूल ही हैं जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। नहीं तो बाकी हाइड्रोजन हमेशा किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। तो कभी भी हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड हो और उसके सामने भी, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए दो चीजें चाहिए ना, एक हाइड्रोजन होगा और एक सामने वाला भी होगा। तो वो हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से कनेक्टेड, और किसी दूसरे एटम से कनेक्टेड हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कनेक्टेड होना चाहिए। और सामने में भी कौन, और सामने भी कौन होगा? सामने भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन होगा, ठीक है। यहाँ से तुम क्लोरीन को हटा दो, यहाँ लिख दो क्लोरीन, ओनली टू मॉलिक्यूल्स। अभी एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर हो जाएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर होगा, ठीक है। और भी एक दो फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करेगा, लेकिन पहले बेसिक लेवल पे तो ये दो चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। जैसे हम तुमसे एग्जांपल पूछें, HF और HF के मॉलिक्यूल में, ये HF का एक मॉलिक्यूल है और ये HF का दूसरा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, है ना। आपको बताना है क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो कैसे देखते हैं, ध्यान से देखिए। आपके पास हाइड्रोजन फ्लोरीन है और यहाँ आपके पास हाइड्रोजन फ्लोरीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आएगा। बोलो, क्या यहाँ पर आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्टेड है? क्या उसके सामने एक ऐसा एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है? तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, और इस अट्रैक्शन का नाम ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एकदम सिंपल, बताओ चमका या नहीं चमका? हाँ, अब ये याद करो वो क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक में भी हमने दो कैटेगरी किया था, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस। तो वीक वालों में भी ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये स्ट्रॉन्ग इसीलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। तो तीन टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर यहाँ पर होंगे तो ये पार्शियल नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी तो ज़्यादा होगा कंपेयर टू और बाकी एलिमेंट्स है। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीक में भी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का है। याद है हम बताए थे 8 किलो जूल, 42 किलो जूल और उससे ज़्यादा। तो अगर 8 किलो जूल से ज़्यादा और 42 किलो जूल से कम एनर्जी आपको देना पड़ता है किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो वो पक्का कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बहुत वीक भी नहीं है और कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह बहुत स्ट्रांग भी नहीं है, लेकिन ये इतना वीक नहीं है कि आप इसको नेग्लेक्ट कर सकें, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा खासा वीक में भी स्ट्रांग होता है और इसके कारण बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आगे आने वाले पूरी केमिस्ट्री में आप पढ़ते रहेंगे। ये कितने लोग को चमका? कोई दिक्कत?
जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के आपके पास दो मॉलिक्यूल है, कर सकते हैं। तो जैसे देखो, दिस इज OHH, यहाँ पे भी OHH है। बोलो सही है, वाटर के मॉलिक्यूल है। बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। बोलो सही है। अच्छा, क्या यहाँ हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से किसी के साथ कनेक्टेड है और उसके सामने उसको फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन दिख रहा है? अरे बोलो। तो ये पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में भी एक अट्रैक्शन होगा कि नहीं, और इसी अट्रैक्शन को हम बोलेंगे H बॉन्डिंग। अरे बोलो ना। इसीलिए हम पहले लाइन में लिखे थे कि हाइड्रोजन तीन लोगों का फैन है, किसका किसका, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन, कौन का फैन है ये? पक्का? इसके अलावा क्लोरीन भी एक दो जगह आएगा, तो दो ही जगह आएगा तो उनको अलग से स्टडी कर लेंगे, बाकी पूरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमेशा ये बात ध्यान में रखेंगे कि किसका फैन है, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। याद रखना, हाइड्रोजन कनेक्टेड भी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ होना चाहिए, और सामने जिसके साथ वो अट्रैक्शन शो करेगा वो भी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही होना चाहिए। कितने लोग को चमका ये? ठीक है, आगे देखो। सर ये सिंबल H बॉन्डिंग को दिखाने के लिए है। अरे नहीं नहीं, ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे दिखाए ना, वो बस एक सिंबल है दिखाने के लिए कि उनके बीच में अट्रैक्शन है। ये कोई सिंबल नहीं है H बॉन्डिंग का। ये जो मैंने टावर मोबाइल के टावर जैसे डंडी खींचा है, तो ये जो चीज़ है इट्स अ सिंबल कि दिखाने के लिए कि उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। ठीक है, आओ इधर देखो थोड़ा। करेंगे बाबू का, हर कुछ करेंगे, तुम टेंशन मत लो। आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग उठाया है, 2 दिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलेगा, उसके बाद हम लोग सारी चीज़ें करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है क्या? आओ। जैसे बाबू देखो, हम एक, दिस इज बेंजीन, ये OH है, और यहाँ हम NO2 कनेक्ट कर दें। दिस इज ऑर्थो, याद करो, ये लग गया। उसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो। NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलते हैं? और पिछले बार भी बताए थे, OH को बेंजीन और OH को बोलते हैं फेनॉल, पिछले क्लास में भी बताया था। तो इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थो नाइट्रो फेनॉल। अरे बोलो ना। तो तुमसे पूछे कि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, आइए देखा जाए। ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है, बोलो क्लियर है? NO2 का स्ट्रक्चर अगर तुम बनाओगे, ऐसा बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो प्लस, वो ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाएगा तो माइनस, और ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। अरे बोलो ना। अच्छा, क्या यहाँ का हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्टेड है? ठीक है, तो हम इस पे बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव, और इस ऑक्सीजन पे तो ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस प्रेजेंट है, तो इस प्लस और माइनस के बीच में यहाँ अट्रैक्शन हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हो गया आपका H बॉन्डिंग। अरे बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, और H बॉन्डिंग जहां जहां होगा, देखो आप एक बात समझने की फंडामेंटल कोशिश करो, जब कभी भी कोई बॉन्ड बनता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो अगर इस तरीके से देखोगे तो यहाँ का H और यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो भी आपस में क्या है, कनेक्टेड है। किस बॉन्ड से कनेक्टेड है? हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां वहां स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। जो दो कंडीशन मैंने बताए थे आप वही चेक करिए, हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड होना चाहिए, और उसके सामने भी कौन होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अब एक यहीं पे एक मिलता जुलता क्वेश्चन देखो। अगर हम यहाँ पे ये क्वेश्चन कर दें, OH और NO2 को यहाँ जोड़ दें, या OH है और NO2 को यहाँ कर दें, दिस विल बी मेटा नाइट्रोफेनॉल। अरे बोलो, ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा, मेटा, और ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा, पैरा। पढ़ कर आया करो घर से, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा। तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेटा नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल में भी होगा?
देखो, अगर तुम इसको फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो ये ओ एच हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एन डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। आपको नहीं लगता कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया? और ये कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो है नहीं, ये तो बस हल्का पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जस्ट एक अट्रैक्शन है ना? और अट्रैक्शन डिक्रीज करता जाएगा अगर उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। तो डिस्टेंस के ज़्यादा होने से यहाँ एच बॉन्डिंग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। जब मेटा पर नहीं हुआ तो पैरा पर होगा क्या? पैरा का पैरा बनाओगे तो कैसा दिखेगा? ये ओ एच हो गया, वो तो और यहाँ पे होगा। अरे बोलो, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस और बढ़ गया, तो यहाँ पे भी एच बॉन्डिंग नहीं होगा। अरे बोलो ना। इसका मतलब आप हमेशा याद रखना, ऑर्थो मेटा पैरा में अगर एच बॉन्डिंग कहीं होगा तो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन में होगा। अरे बोलो, ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक पक्का समझ में आया ना? एच बॉन्डिंग क्या है ये क्लियर हो गया? तुम क्लोरीन वाले दोनों केसेस यहीं ले लो, फिर और डिटेल में करते हैं इसको। दो ही मॉलिक्यूल ऐसे हैं जहां क्लोरीन एच बॉन्डिंग करता है। ठीक है बाबू, ध्यान रखना, ये तगड़े हैं क्योंकि जनरली करता नहीं है, और मेजॉरिटी बच्चों को ये बात पता नहीं रहता। एक गारंटी, तुम अपने कभी किसी दोस्त से पूछ लेना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े हो, बोला हाँ, बताओ दो ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो वो तुमसे सबसे पहला सवाल पूछेगा क्लोरीन करता भी है? अरे बोलो। पहला कंपाउंड है ऑर्थो क्लोरोफेनॉल। अब ये नाम देख के तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो कि नहीं? फेनॉल मतलब ओ एच, तो यहाँ ओ और एच हो जाएगा, और ऑर्थो पर क्या जोड़ना है, क्लोरीन। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। अरे बोलो, तो यहाँ पे इसके बीच में कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन नेगेटिव होगा। ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जनरली ऐसा होता नहीं कि एच सी एल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, है ना? लेकिन दो स्पेशल केसेस हैं जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा गया है क्लोरीन के साथ भी। तो एक ये कंपाउंड है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अरे बोलो ना। और एक कंपाउंड होता है बाबू जिसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। क्या बोलते हैं बोलो? क्लोरल हाइड्रेट। इस कंपाउंड को देखेंगे, सी, सी एल, सी एल, सी एल, फिर सी, ओ एच, ओ एच, और एच। ठीक है, अब ये थोड़े याद रखने पड़ेंगे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये क्लोरल हाइड्रेट है। क्या है? क्लोरल हाइड्रेट। यहाँ पे ध्यान देखो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या, ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी अट्रैक्शन है, तो दो जगह यहाँ पर एच बॉन्डिंग होगा। तो यही दो मॉलिक्यूल अभी तक ऐसे मिले हैं जहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। नहीं तो इसके अलावा आपको हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने एलिमेंट्स के साथ देखना है? तीन ही के साथ, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और नाइट्रोजन के साथ। चमका क्या? तो याद रखना, जैसे बहुत क्वेश्चन आ जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले तो कॉन्सेप्ट से चेक कर लेंगे, लेकिन अगर आपको ये दो नहीं पता रहेगा तो आप कभी भी टिक नहीं मारेंगे इसको। ठीक है, तो याद रखना, ऑर्थोक्लोरोफेनॉल और क्लोरल हाइड्रेट ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। विश्वास क्लियर है क्या? ध्यान दो इधर। अरे बोलो क्लियर है? अच्छे से एक बार देख लो, जो जो बातें हम तुमको बताए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, एक बार इसको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, नहीं, एच सी एल नहीं, नहीं, एच सी एल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड ही नहीं है। कंडीशन, नहीं नहीं, किस हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड होना चाहिए, और सामने भी उसके फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होना चाहिए, या सिर्फ दो मॉलिक्यूल ऐसे जिसमें क्लोरीन सामने हो। देखो,
यहाँ पे भी इस मॉलिक्यूल में भी, कहाँ गया यार, इस मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन जो है वो तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ही कनेक्टेड है, बस सामने जिसके साथ वो अट्रैक्शन शो करेगा वो क्लोरीन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहीं पर हो सकता है जहां हाइड्रोजन उन्हीं तीनों के साथ कनेक्टेड हो। समझ रहे हो? क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक में भी किस कैटेगरी का बॉन्ड है? अरे आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। अरे बोलो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक में भी किस तरीके का बॉन्ड है? नहीं, समझने की कोशिश करो। स्ट्रांग है। तो यानी इस पे जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ये उतना ना अट्रैक्शन शो करेगा। अरे जितना ज्यादा प्लस प्लस माइनस आएगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो जितना ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा डेल्टा प्लस लाने के लिए ये किससे कनेक्टेड होना चाहिए? टॉप 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। फ्लोरीन से, नहीं तो ऑक्सीजन से, नहीं तो नाइट्रोजन से। इसके अलावा और किसी दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड रहेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हाई नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। अब देखो, तुम लोग पढ़ते नहीं हो घर पे। ठीक है, इसमें बाबू कुछ बताना नहीं है, ये स्ट्रक्चर है क्लोरल हाइड्रेट का। ठीक है, यहाँ तुमको 3 क्लोरीन जोड़ देने हैं, बगल में एक कार्बन, और इसके पास OH OH कनेक्ट कर देना है, और एक H। दिस कंपाउंड को क्लोरल हाइड्रेट बोलते हैं। थोड़ा इसको याद रख लेना बस। ठीक है, इसको याद रख लोगे तो चीज़ें आसान रहेंगी। पक्का? ये चमका क्या? हम्म। तो इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहीं पर होता है जहां हाइड्रोजन टॉप 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड हो। क्योंकि जब वो उन तीनों से कनेक्टेड होगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव अच्छा खासा डेवलप करेगा। तो ये अगर किसी को अट्रैक्ट भी करेगा तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड भी क्या बनेगा? स्ट्रांग ही बनेगा। हाँ ठीक है, आयनिक कोवेलेंट जितना स्ट्रांग नहीं बनेगा, लेकिन नॉर्मल जितने वीक वाले होंगे उनमें सबसे स्ट्रांग बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। बोलो। नहीं, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात नहीं करेंगे, फिर वो दूसरे टाइप का बॉन्ड हो गया। बोलो, क्लियर है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके का होता है बाबू। ठीक है, ऐसे तो हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में और आगे भी, लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए ये क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन है दो तरीके का। एक को बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, और एक को बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तुम हमको बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड इंटर? इंग्लिश के वर्ड्स हैं ये। नहीं, उल्टा। अच्छा, तुमने कभी सुना इंटर स्कूल कंपटीशन? इंटर स्कूल कंपटीशन का मतलब एक स्कूल दूसरे स्कूल से खेलेगा, है ना? जैसे मान लो एक क्रिकेट का इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ है ना, वहाँ पे मैच मान लो DAV के स्कूल का जीन पॉल के स्कूल के साथ हो रहा है। तो इंटर का मतलब होता है दो डिफरेंट स्कूल्स में, और इंट्रा का मतलब इंट्रा इंट्रा क्रिकेट कंपटीशन है, या इंट्रा क्रिकेट चैंपियनशिप है। इसका मतलब उसमें एक ही स्कूल के बच्चे खेलेंगे आपस में। हो सकता है 10th A 10th B के साथ खेल ले, हो सकता है 9th B 10th C के साथ खेल ले। समझ रहे हो? इस तरीके की बात है। तो इंट्रा का मतलब होता है विद दी विद दी सेम मॉलिक्यूल, है ना? इसका मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जो है, वहाँ एच बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में होगा। ठीक है, और इंटर का मॉलिक्यूल बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अरे बोलो ना, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तुम हमको बताओ, यहाँ जो तुमने ये कांड किया है ये कौन सा वाला है?
ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने ऑर्थो वाले में दिखाया है, ये किस कैटेगरी का है? इंटर है या इंट्रा है? इंट्रा है। क्या है? इंट्रा। दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। क्यों है? क्योंकि आपने एक ही ये मॉलिक्यूल लिया है। क्या मैंने ऐसे दो मॉलिक्यूल लिए हैं? क्या मैंने इसके बगल में एक और ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल बनाया है? नहीं बनाया। मैंने एक ही मॉलिक्यूल लिया है और इसी मॉलिक्यूल में लगे हुए दो चीजों के बीच में एच बॉन्डिंग हो गया। दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, है ना? जैसे मान लो ये क्लास 10th है और ये क्लास 9th भी है, इन दोनों में क्रिकेट मैच हो रहा है, लेकिन है तो सेम ही स्कूल के ना। चमका? अच्छा, इसका मतलब जब हम यहाँ पर लिखे हैं कि यहाँ पर एच बॉन्डिंग नहीं हो सकता और यहाँ पे एच बॉन्डिंग नहीं हो सकता डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण, तो कौन सा वाला एच बॉन्डिंग नहीं हो सकता है? इंट्रा वाला नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो उसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो उसके कारण डिस्टेंस और भी ज़्यादा हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग नहीं हो सकता। इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग नहीं हो सकता। बोलो क्लियर है या नहीं? जब भी एच बॉन्डिंग एक सेम मॉलिक्यूल के अंदर देखा जाएगा तो इस तरीके का होगा। कोई दिक्कत है? आओ इसी को और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर फिर से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही ले लो। यहाँ पे OH था और यहाँ पर क्या था बताओ? इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसके बीच में एक क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ, और आपने इसको बोल दिया दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अरे बाबू बोलो ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। यहीं पर अगर इसके सामने हम ये कंपाउंड ले लें, थोड़ा देखना, दिस इज OH, ये क्या हो गया? पैरानाइट्रोफेनॉल। क्या पैरानाइट्रोफेनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो सकता है? एक ही मॉलिक्यूल में हो सकता है, डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण नहीं होगा। लेकिन ये अपने किसी दूसरे ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ तो कर सकता है। मॉलिक्यूल मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे। तो यहां पर अगर हम ऐसा ही एक और बना दें, पलट के बना दिया, खाली खाली पलट के बना दिया, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एच बॉन्डिंग हुए? दो। कितने एच बॉन्डिंग हो गए? यहाँ कितना एच बॉन्डिंग हो रहा है? एक। अगर कोई पूछे कितने एच बॉन्डिंग हुआ, तो एक एक जगह एच बॉन्डिंग हो रहा है। और यहाँ पे बाबू दो जगह एच बॉन्डिंग हो रहा है, दो एच बॉन्डिंग। जरूरी नहीं है कि हर बार दो ही हो, इस मॉलिक्यूल में दो बार एच बॉन्डिंग हो रहा है। ये इंट्रा है या इंटर है? इंटर। दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। बोलो चमका या नहीं चमका? बोलो। तो आई होप आपको ये दोनों कैटेगरी समझ में आ गया होगा। इंट्रा मतलब विद इन दी सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग लगे हुए ग्रुप्स के बीच में एच बॉन्डिंग। और इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब है कि आपको दो अलग अलग सेपरेट मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे और उनके बीच में एच बॉन्डिंग होगा। तो अब कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कंपैरिजन में इंटर और इंट्रा में। ठीक है, पहला बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो हम कुछ कुछ बातें बोलेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरे केमिस्ट्री के लिए। जब कभी भी, बोलो मेरे साथ, जब कभी भी बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना होता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है या इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पर, अभी तो ऐसे टेक्निकल, हम ये कभी नहीं बोल रहे हैं कि इंट्रा होगा तो हमेशा दो या दो से ज़्यादा ही एच बॉन्डिंग होगा। हम बस यहाँ पे दिखाए कि अगर आप यहाँ करा रहे थे तो एक ही एच बॉन्डिंग हुआ, यहाँ पर कराए तो दो एच बॉन्डिंग हो रहा है।
ठीक है, हम ये ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं क्लेम कर रहे कि यहाँ हमेशा इंटर में दो ही होगा या दो से ज़्यादा होगा, वो सब सिचुएशन टू। कैसे? जब मान लो यहाँ पे एच एच होता तो और ये और भी आपस में कनेक्टेड हो सकते थे, दो फेनॉल को जोड़ देते, दो फेनॉल होते आपके पास तो क्या नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता। वो ये सब कोई कंडीशन नहीं है कि मिनिमम दो होगा ही होगा। ठीक है, क्या बोल रहे थे हम? हाँ, जब कभी भी बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन होता है तो हमेशा ये देखा जाता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा है। याद रखना, एक मॉलिक्यूल के अंदर नहीं, दो मॉलिक्यूल। जैसे मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स कैसा लग रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो डिसाइड करेगा। अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को कस के पकड़ के रखेगा तो जाहिर सा बात है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अब वो टेम्परेचर होता है जहाँ जनरली आप ऐसा बोल सकते हो कि वेपर बहुत ज़्यादा बनता है, तो आपको स्टेट चेंज करना है, सॉलिड से लिक्विड से क्या बनाना है? गैस। तो लिक्विड से गैस बनेगा कब? बनेगा जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। इतना तो आप बेसिक फंडामेंटल पढ़े होंगे, सॉलिड में एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं और गैस में बहुत दूर होते हैं। इतना तो पढ़ा है ना? तो यानी कि अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इनको अलग अलग करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। चमका? तो तुम हमको बताओ, इसमें और इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? इंटर वाले में? अरे ये तो दो मॉलिक्यूल के बीच में है ही नहीं। बॉइलिंग पॉइंट में आपको हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है विद इन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप हमेशा क्या देखते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अरे बोलना बाबू। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आपको नहीं लगता कि इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जो है वो दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा विद द हेल्प ऑफ एच बॉन्डिंग? तो यानी ये ऑर्थो पैरानाइट्रोफेनॉल और ये पैरानाइट्रोफेनॉल के बीच में दो दो जगह एच बॉन्डिंग हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। समझ रहे हो? वहीं पर अगर तुम ध्यान से सोचो तो यहाँ पर ये वाला जो H है ये तो अपने ही किसी के साथ H बॉन्डिंग कर लिया, तो ये अपने और किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कर पाएगा? जब घर वालों के साथ ही बॉन्ड बन गया तो बाहर वालों के साथ बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है? इस वाले में ज्यादा है। तो हमेशा याद रखना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो, हम डायरेक्टली ऐसे एरो लगा दे रहे हैं, ऐसे एरो लगा दे रहे हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए मतलब इंटर का ज्यादा है किससे? इंट्रा से। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है मेल्टिंग पॉइंट का। जब कभी भी क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट का रहे तो मेल्टिंग पॉइंट में दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर या उसका स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा स्टेबल है। देखो एक बात समझो, मेल्टिंग इज ऑलवेज रिलेटेड सॉलिड से लिक्विड, है ना? और बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटेड विथ लिक्विड से गैस। तो यानी मेल्टिंग पॉइंट उसी का अच्छा होगा जिसका सॉलिड स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा। बोलो। जिसका सॉलिड का स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, है ना? तो हमेशा इसमें भी याद रखना इंटर का ज़्यादा होता है। अरे इंटर बहुत अच्छा होता है, इंटर हर बार जीत जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा टर्म आता है विस्कोसिटी। ये किसको पता है विस्कोसिटी क्या होता है? अब उस सीखने की कोशिश करो। अगर आप सोचेंगे कि नहीं हाँ छोड़ते चले जाओगे तो सब चीज़ें छुट्टी चली जाएंगी। विस्कोसिटी का मतलब पता है क्या होता है? विस्कोसिटी का मतलब होता है दो फ्लूइड लेयर के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन। दो फ्लूइड के लेयर के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो एक पानी का लेयर है और ऊपर दूसरा पानी का लेयर है, तो ये दोनों लेयर एक दूसरे से चिपक के चल रहे हैं, तो इनके बीच में घर्षण होगा जिसको क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन। सिंपल, इतना टाइम बिंग के लिए काफ़ी है। क्लियर है? अब तुम थोड़ा कॉमन सेंस से सोच के बताओ कि पानी में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, पानी के लेयर्स के बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा या हनी के मध्य के? हाँ,
मध का। अरे जो जितना ज्यादा गाढ़ा रहता है वो उतना आसानी से फ्लो नहीं करता ना। फ्रिक्शन का काम क्या होता है? फ्लो को रोकना। फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को एक तरीके से अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, कई बार सपोर्ट भी करता है, वो सब फिजिक्स में डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ फिजिक्स नहीं लगाना। जनरली फ्रिक्शन का काम होता है रिलेटिव मोशन को अपोज करना, या मोशन को क्या करना? अपोज करना। क्लियर है? ठीक है, तो अगर मान लो विस्कोसिटी कम है तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर आसानी से फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर विस्कोसिटी ज्यादा है ना, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो इस लेयर और इस लेयर के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा। तो क्या ये इसके ऊपर आसानी से फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अब बताओ कि इंटर का ज्यादा होगा कि इंटर का ज्यादा होगा कि इंट्रा का? अरे ये तो सब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, जबकि ये अलग अलग मॉलिक्यूल है। मान लो इस वाले मॉलिक्यूल में एक और पैरानाइट्रोफेनॉल है, और इस वाले लेयर में भी एक पैरानाइट्रोफेनॉल है, तो इनके बीच में एच बॉन्डिंग होगा कि नहीं? तो ये वाला लेयर और ये वाला लेयर एक दूसरे को बॉन्ड से जोड़ लेंगे कि नहीं? तो फ्लो करना आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। तो किसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा? इंटर का ज्यादा होगा। अरे हमेशा हर चीज में इंटर ही जीत जाएगा। ये बात समझ में आया? विस्कोसिटी समझ में आया? अरे फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, लेकिन टाइम बिंग के लिए जो समझाने की कोशिश कर रहे समझो। एक लेयर है, दूसरा लेयर है किसका? फ्लूइड का। बोलना यार। एक फ्लूइड का लेयर दूसरे फ्लूइड का लेयर, जितना आसानी से ये दूसरे एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर जाएगा उतना विस्कोसिटी क्या होगा? कम। ठीक है, तो बताओ पानी आसानी से फ्लो कर पाता है या मध? पानी इजिली फ्लो कर पाता है, इसका मतलब पानी का एक लेयर और पानी का दूसरे लेयर के बीच में विस्कोसिटी या फ्रिक्शन क्या है? कम। ठीक है, तो ऐसा सोचो कि यहाँ पर एक लेयर है, एक लेयर है मॉलिक्यूल का, तो एक लेयर में बहुत सारे पैरानाइट्रोफेनॉल होंगे। उसके ऊपर ये लेयर है, इसमें भी बहुत सारे पैरानाइट्रोफेनॉल के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये आपस में इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कर लेंगे कि नहीं? तो इस लेयर के मॉलिक्यूल इस लेयर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गए कि नहीं? अट्रैक्शन से जुड़ गए। तो अगर अट्रैक्शन से जुड़ गए तो भाग पाएंगे क्या? नहीं। तो विस्कोसिटी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो इंटर का विस्कोसिटी भी ज्यादा होता है। अरे बोलो ना। नहीं बोलोगे क्या? चमका। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट इज, देखो इधर, आपके पास जैसे हम ये ले लें, एक ही एग्जांपल से सब कुछ समझ में आ जाओगे बाबू। बोलो क्लियर है ये चीज? यहाँ पे तो अगल बगल होंगे तो अट्रैक्शन होगा ही, और एच बॉन्डिंग हो ही जाएगा। अरे बोलो ना। यहाँ पे तो दूर दूर है, तो क्या इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इसमें होगा? क्या इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगा? नहीं। इसमें तो आसपास हैं, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, तो आप चाहे या ना चाहे वो अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, और एच बॉन्डिंग होगा ही होगा। क्लियर है? अब सॉल्युबिलिटी की बात है। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि मान लो इस चीज को उठा के पानी में फेंक दिए, और इस चीज को उठा के पानी में फेंक दिए। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस चैप्टर में आगे भी आएगा बहुत डिटेल में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी मान लो हमको ये चेक करना है कि ये वाला और ये वाला दोनों में से पानी में कौन ज्यादा घुल जाएगा। अरे बोलो यार, कौन ज्यादा पानी में घुल जाएगा? ठीक है, तो हम इसको भी उठा के पानी में डाल देंगे। तो पानी में जैसे ही डालेंगे तो ये क्या आएगा बताओ? वाटर आएगा ना। तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव था, मोस्ट ऑफ द टाइम वो तो एच बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, इनके बीच में तो अट्रैक्शन लग गया। तो क्या ये अब H प्लस इधर के O माइनस को अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के साथ H बॉन्डिंग बना चुका है। यहाँ पे आपस में तो H बॉन्डिंग नहीं हो सकता था। अरे बोलो यार। तो यहाँ पर अगर तुम रखोगे तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, अब इसके सामने अगर तुम जल ही जीवन है ले आओगे, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो पानी के साथ एच बॉन्डिंग कर रहा है कि नहीं? पानी के साथ अट्रैक्शन शो कर रहा है कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पे भी तुम पानी का मॉलिक्यूल ला सकते हो, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या होगा? अट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी एच बॉन्डिंग हो जाएगा। अरे बोलो, एच बॉन्डिंग विथ वाटर। तो तुमको क्या लग रहा है कि इंट्रा या इंटर,
किस वाले एच बॉन्डिंग में ज्यादा वाटर के साथ बॉन्ड्स बन रहे हैं? इस वाले में दो वाटर, एक ही मॉलिक्यूल दो दो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो कौन ज्यादा पानी में घुलना चाहिए? अरे बोलो। इंटर वाला पानी में जा, वही कंपाउंड पानी में ज्यादा जाके घुलता है जो पानी के साथ एच बॉन्डिंग कर सकता है, या पानी के साथ अच्छा, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ अच्छा खासा क्या शो कर सकता है? अट्रैक्शन। अरे बोलो ना। आप इस तरीके से समझ सकते हो। अरे बोलो। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इस केस में वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, बोलोगे ही नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहा है? एच बॉन्डिंग, जिसके कारण इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। बाबू आज का जो क्लास है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। बोलो क्लियर है? और हम हर कोशिश कर रहे हैं हर एक चीज़ आपको समझाने का, कोई दिक्कत? यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ एच बॉन्डिंग है क्या? अरे बोलो। ये तो आपस में ही भिड़ गए, ये तो आपस में ही एक दूसरे को पसंद करके अट्रैक्शन कर लिए, तो बाहर से कोई आया उसके साथ तो ये अच्छे से बॉन्ड ही नहीं बना पाए, तो यहाँ पर नो एच बॉन्डिंग। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अब तुम लोग बोलते ही नहीं हो, इसीलिए हमको गुस्सा आता है। तो सॉल्युबिलिटी भी किसकी ज़्यादा होगी? इंटर। अरे इंटर बहुत अच्छा है, इंटर हर चीज़ में जीत जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है। एक और बता दो, डेल्टा एच वेपराइजेशन। हम बताते हैं डेल्टा एच, याद करिए पीरियोडिक टेबल। डेल्टा एच का मतलब होता है इंथैल्पी, और वो एक तरीके का हीट है। क्या है बोलो? हीट। वेपराइजेशन का मतलब होता है वेपर बनाना, वेपर बनाना। एक लिक्विड वाले चीज को वेपर में बनाने के लिए आपको जितनी हीट देनी पड़ेगी उसी को आप क्या बोलोगे? डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। अरे कोई चीज लिक्विड है, लिक्विड पानी है, उसको भाप बनाना है तो बिना एनर्जी दिए हो जाएगा क्या? आप गैस पे बैठाएंगे, उसको नीचे से गर्म करेंगे, हीट एनर्जी देंगे, तो वो धीरे धीरे लिक्विड से किस में बदल जाएगा? गैस में। अरे बोलो। तो टाइम बीइंग के लिए बस इतना समझ लो कि डेल्टा एच वेपराइजेशन वो हीट है जो आप लिक्विड को देते हैं ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन वो हीट है जो आप देते हैं लिक्विड से किस चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए? तुम बताओ इंटर का ज़्यादा होगा या इंट्रा? देखे तुम कितना समझे अभी तक। प्रॉपर रीजन के साथ बताओ। आप लोग बताइए किसका ज़्यादा होगा, इंटर का होगा कि इंट्रा का होगा? बिल्कुल सही। किसका ज़्यादा होगा? इंटर का होगा। क्यों ज़्यादा होगा सोचो। आप एक बेसिक से बचपन से पढ़ते आते थे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक होंगे, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो जब आप लिक्विड से किसी चीज़ को वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इन चाहते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएं? दूर दूर हो जाएं। मानते हो? यहाँ पर एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्डिंग है। तो जाहिर सा बात है कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को कस के पकड़ के रखा है, एच बॉन्डिंग से पकड़ के रखा है। तो आपको इस वाले में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनको अलग करने के लिए, जबकि ये तो अपने आप में ही एच बॉन्डिंग कर रहा है। नहीं समझे? गैसियस फेज में जाने के लिए आपको अपने मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना पड़ेगा। दूर दूर करने के लिए मतलब आपको इनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर में तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से एच बॉन्डिंग से जुड़े रहेंगे, मतलब ये मेरा एक मॉलिक्यूल है, ये मेरा एक मॉलिक्यूल है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन दोनों को अलग अलग कर दे, इसको गैस में कन्वर्ट कर दे, तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा ना, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स नजदीक तो होते नहीं हैं, वो तो दूर दूर होते हैं। तो इस केस में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो आपको डेल्टा एच वेपराइजेशन या ज़्यादा हीट देना पड़ेगा लिक्विड से किस चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए? गैस में देने कन्वर्ट करने के लिए। बोलो क्लियर है? ये कितने लोगों को ये पूरा बोर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? व्हाट इज इंटर, व्हाट इज इंट्रा, और इंटर हर बार जीत जाएगा, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो विस्कोसिटी हो, चाहे वो डेल्टा एच वेपराइजेशन हो, और चाहे वो सॉल्युबिलिटी हो। सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट कितने लोग को चमका? बोलो।
सॉल्युबिलिटी में बस ये देखना है कि कौन कितने वाटर के साथ कितना अच्छा एच बॉन्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पे तो ये बेचारा एच बॉन्डिंग कर सकता था, लेकिन ये तो आपस में ही एच बॉन्डिंग कर लिया। तो क्या वाटर के लिए बचा? वाटर आएगा तो वाटर के साथ कर पाएगा? ये तो आपस में ही भिड़ गए एच बॉन्डिंग करके। लेकिन ये आपस में नहीं कर सकते थे। तो इसके पास जब वाटर आया तो मस्त एच बॉन्डिंग किया, इसके पास जब वाटर आया तो ये मस्त एच बॉन्डिंग किया। तो जो जितना ज्यादा वाटर के साथ एच बॉन्डिंग करेगा, मतलब वो वाटर को उतना पसंद करेगा, वाटर के साथ उतना अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसका नजदीकियां बढ़ेंगी उसकी जल के साथ, और नजदीकियां बढ़ेंगी तो घुल जाएगा। अरे बोलो ना। चमका क्या? बाबू डिटेल में बताया है, अच्छे से एक बार देख लो। किसी को भी इन 5 पॉइंट में से किसी में भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो, बता दे। देखो, विस्कोसिटी का मतलब, विस्कोसिटी एक टर्म है साइंस का। विस्कोसिटी का मतलब, जैसे देखो, दो सॉलिड बॉडी, जैसे दो सॉलिड बॉडी, ये रिमोट है, और ये इसके, ये सॉरी ये माउस है, और इसके ऊपर मैंने ये रिमोट रख दिया। हम बोले कि ये रिमोट इसके ऊपर चले, तो दो सॉलिड बॉडी के बीच में मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो चीज़ अपोज करेगा वो फ्रिक्शन है। आपको पता है ना, फ्रिक्शन तो हमेशा ही प्रेजेंट रहता है। मानते हो? इतना तो साइंस 9 10th में पढ़े ही होगे। अरे बोलो ना भाई। कोई दिक्कत है? लेकिन उसी तरीके से अगर एक लेयर दूसरे, एक फ्लूइड का लेयर दूसरे फ्लूइड के लेयर के ऊपर चले, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में भी तो फ्रिक्शन होगा। तो फ्लूइड के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। मान लो इस लेयर के मॉलिक्यूल ने इस ऊपर वाले लेयर के मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया। मान लो इस मॉलिक्यूल और इस लेयर के मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्डिंग हो गया, तो ये वाला मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल को पकड़ लेगा, तो इसको आगे भागने देगा क्या? नहीं भागने देगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में बोलेंगे कि फ्रिक्शन बढ़ गया, मतलब विस्कोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। अरे चमका या नहीं चमका? तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के बारे में सोचोगे, तो ये एक लेयर का मॉलिक्यूल है, ये एक लेयर का मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में एच बॉन्डिंग होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को पकड़ लेगा, तो भागने देगा क्या? हम तुमको पकड़ लेंगे जोर से तो तुम भाग पाओगे क्या? नहीं। बोलना बाबू। तो इसीलिए विस्कोसिटी भी इंटर वाले का इंट्रा वाले से ज्यादा होता है। अच्छे से बाबू एक बार एच बॉन्डिंग देख लो, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने आज कवर किए हैं एच बॉन्डिंग के। कोई डाउट है और किसी को कुछ भी? मेल्टिंग पॉइंट बाबू, देखो मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड कर, देखो एक बात हमेशा अपने कॉन्सेप्ट में बैठाओ। मेल्ट कौन करता है सॉलिड लिक्विड गैस में से? सॉलिड। तो जिसका सॉलिड स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट में जिसका स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। तो इसमें जब आप देखोगे कि इस तरीके का एच बॉन्डिंग होता है, तो इनका सॉलिड स्ट्रक्चर भी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी इंटर का इंट्रा से क्या होता है? ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज रिलेटेड फ्रॉम कन्वर्जन इन लिक्विड टू गैस, और मेल्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज रिलेटेड विद कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अरे मेल्ट कर रहा है कोई चीज़, तो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा। बोलना भाई। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड से बर्फ बन जाता है, कि लिक्विड से भाप बनता है? भाप बनता है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट करता है, बर्फ पिघलकर पानी ही बनता है। बेसिक साइंस है। कोई दिक्कत है क्या ये सब चीज़? बाकी तो बाबू आप टेंशन मत लो, ये सब जब चीज़ें आएंगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, ये सब चीज़ें तो फिजिक्स में आएंगी, मास्टर बनाया जाएगा आपको। चलो, आज का क्लास एक सुंदर क्वेश्चन से किया जाए एंड। सवाल 10 करोड़ का। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ
HF, HCl, HBr and HI. Compare acidic strength of HF, HCl, HBr और HI. मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताया है कि जब आप इन चारों को देखेंगे, क्या देखेंगे, इन चार चीज़ों को देखेंगे तो सब में हाइड्रोजन है। डिफरेंस है फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं। जब भी कंपैरिजन टॉप टू बॉटम में होता है तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं साइज को। किसको प्रेफर करते हैं? साइज को। और जब कभी भी कंपैरिजन लेफ्ट टू राइट अगर होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कंपैरिजन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर की जाएगी, देखी जाएगी। और जब भी ऊपर से नीचे होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम साइज देखा जाता है। ठीक है। अच्छा, एसिड क्या होता है? व्हाट इज एन एसिड? एसिड का काम होता है H+ देना। अरे बोलो, आज के क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए। कोई बात नहीं, सीखना ही है। नहीं सीखना है बस। बाबू देखो, जो मैदान छोड़कर नहीं भागेगा वही जीतेगा। मैदान छोड़ के भागने वालों का कहीं कोई गुजारा नहीं है। ठीक है, ये HF, HCl, HB। एसिड वो होता है जो अपना H+ आयंस दे सके। तो अगर ये एसिड है तो ये सारे अपने अपने H+ आयंस देंगे। ठीक है, तो सब H+ आयंस है। उसके बाद ये जो चीज़ बचा F-, Cl-, Br- और I-। अरे बोलो, क्लियर है? बाबू देखो, ये है एसिड। ये सब टर्म्स हमेशा याद रखना, ठीक है? अभी और भी बहुत बार आएंगे, आज पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये है एसिड। एसिड से जब H+ निकाल लिया जाता है तो जो चीज़ बचता है उसको बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस। अरे बोलो भाई, एकदम ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं एक लाइन में। पूरे केमिस्ट्री में आगे 75 बार यूज होगा। बोलो, क्लियर है? ये एसिड है। एसिड से जब तुम H+ निकाल लोगे तो जो चीज़ बचता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। समझ रहे हो? है ना? मतलब जैसे HF से आपने H+ निकाल लिया तो F- जो है वो इस HF एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, वो एसिड, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट सुनो। वो एसिड उतना स्ट्रांग होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा। बस ये लाइन अगर तुमको जीवन में याद है तो तुमको कभी कोई एसिड और बेस में फंसा नहीं पाएगा, गारंटी। ये जीवन पर्यंत मरने के बाद भी ये याद रखना है। ठीक है? रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले गर्म पानी से, सुसुम पानी से 2-2 बार लेते रहना है। ठीक है? रात में सोने के बाद और सुबह उठने से पहले सुसुम पानी से 2-2 बार लेते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वो एसिड स्ट्रांग होता है, क्योंकि हमेशा तुमसे जब भी एसिड आएगा ना तो तुमसे हमेशा एक ही सवाल पूछा जाएगा, इनमें इनमें स्ट्रांग एसिड कौन है। समझे? तो हमेशा याद रखना है कि एसिड से जब H+ छीन लिया जाता है, ठीक है, तो जो चीज़ बनता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। मतलब इन चारों में वो एसिड सबसे स्ट्रांग होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्टेबल होगा। अरे बोलो ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए, यानी अब अगर F-, Cl-, Br- और I- में स्टेबिलिटी पता चल जाए, है ना, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, कंपैरिजन F में, Cl में, Br में और I में है तो फैक्टर कौन सा देखना है? अब तुम हमको बताओ कि इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। साइज के रेस्पेक्ट से सोच के बताना है। देखो हम बताते हैं। फ्लोरीन सबसे छोटा है ना, तो फ्लोरीन के छोटे से घर में 9 लोग पहले से रह रहे हैं। फ्लोरीन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो छोटे से घर में 9 लोग पहले से रह रहे थे, और फिर तुम ऊपर से एक माइनस, मतलब एक आदमी बाहर से आ जाएगा तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा क्या? मान लो कि एक रूम का घर ही था, उसमें 9 लोग रह रहे थे,
कोई मेहमान भी कभी आ जाए रहने के लिए तो उसको भी रहने और सोने का व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाएगा। अरे बोलो यार। अच्छा, क्लोरीन का साइज थोड़ा उससे बड़ा था। क्लोरीन के घर में 17 लोग पहले से रह रहे थे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। उसमें एक कोई एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, फ्लोरीन से कम ठीक ही हालत है। लेकिन ब्रोमीन का घर और बड़ा है। उस बड़े से घर में कोई एक लोग आ जाए, चल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आयोडीन का घर तो इतना बड़ा है कि कोई एक आदमी बाहर से आ भी जाए तो उसको एक सेपरेट रूम दे देगा, जाओ रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो यार। इसका मतलब हमेशा याद रखना कि जब कभी भी साइज बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होता जाता है। यही चीज तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पढ़ाया है मैंने, पीरियोडिक टेबल में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, ठीक है। तो टाइम बीइंग के लिए याद रखना, इट्स इजी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन द साइज इंक्रीजेस। ठीक है, तो सबसे स्टेबल इसमें कौन है? आई माइनस। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। अरे बोलो। तो आंसर आ जाएगा ये HF HCl HBr और HI। अरे ठीक है। और सॉरी 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 सॉरी, आई माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट है बाबू एसिड का, अभी तो और बहुत सारी चीज़ें आगे डिस्कस होंगी, सोचे कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको सिखा दिया जाए। कोई दिक्कत है? हमेशा याद रखना, एसिड से H+ निकालने के बाद जो चीज़ बचता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। कॉन्जुगेट बेस, पक्का? अच्छा, कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही आपका एसिड स्ट्रांग होगा। क्लियर है? अच्छा, जब भी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है तो अगर कंपैरिजन ऊपर से नीचे वालों में है तो क्या देखा जाएगा? साइज। अगर कंपैरिजन लेफ्ट से राइट वालों में होता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते। क्या देखते? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते। बस यही बेसिक फंडा है, कोई दिक्कत है तो बोल दो यार। डन। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं वाइंड अप करें। अरे बोलो। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आज इंट्रोड्यूस किया, बाकी एच बॉन्डिंग फिर कल और आगे डिटेल में करेंगे। कोई दिक्कत? क्लियर है सारा चीज़? आप लोगों को कोई डाउट है? फिजिक्स के क्लास के बारे में बाबू हम मैसेज करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत?